नमस्कार। आज हम भारत में गहराते एलपीजी संकट की तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं। देखिए, इस संकट की कहानी की शुरुआत किसी बड़ी जियोपॉलिटिक्स से नहीं होती, बल्कि एक आम इंसान की बेहद दुखद मौत से होती है। ये कहानी है पंजाब के 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की। वो गैस सिलेंडर के लिए घंटों तक लाइन में लगे रहे और वहीं लाइन में ही उनकी जान चली गई। और दुख की बात यह है कि वो अकेले नहीं थे। उत्तर प्रदेश में भी 75 साल के मुख्तार अंसारी का भी कुछ ऐसा ही दुखद अंत हुआ। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है जमीनी हकीकत और सरकार के आधिकारिक बयानों के बीच का जमीन आसमान का फर्क। मतलब एक तरफ मीलों लंबी कतारें हैं, जाने जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये दावे कि नहीं, कोई कमी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कह रही है? क्या लोगों में घबराहट फैलने से रोकने की कोशिश है, या फिर स्थिति को शायद कम करके दिखाया जा रहा है? ये कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये एक पूरी की पूरी जरूरी सप्लाई चेन का टूटना है। इससे लोगों का रोजगार, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और यहां तक कि उनकी सुरक्षा, सब कुछ दांव पर लग गया है। तो फिर असल में हो क्या रहा है? सच्चाई को समझने के लिए हमें उन आंकड़ों को देखना होगा जो भारत की ऊर्जा से जुड़ी कमजोरी को साफ साफ दिखाते हैं। भारत में हर साल 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। और ये चार्ट हमारे निर्भरता को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, हम अपनी जरूरत का सिर्फ 40% हिस्सा ही देश में बनाते हैं। बाकी का पूरा 60% हिस्सा हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। और अब सबसे अहम बात, ये जो 60% हम आयात करते हैं ना, उसका लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से भारत तक पहुंचता है। ये रास्ता है होर्मुज जलडमरू मध्य। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान। ये बस 33 किलोमीटर चौड़ा समंदरी रास्ता है, जिसे दुनिया का चोक पॉइंट भी कहते हैं। और जैसे ही ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से ये रास्ता बंद हुआ, समझ लीजिए भारत की गैस सप्लाई की लाइफलाइन ही कट गई। युद्ध तो चलिए एक वजह बना, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या भारत में जो ये तबाही मची, इसे टाला जा सकता था? अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि खतरे की चेतावनियां तो पहले से ही थीं। तैयारी करने के कई मौके भी थे, लेकिन उन्हें गंवा दिया गया। और ये शायद इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। भारत के पास इमरजेंसी के लिए 48 घंटे से भी कम का एलपीजी रिजर्व है, मतलब 2 दिन से भी कम। सीधा सा मतलब है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संकट सिर्फ एक युद्ध की वजह से नहीं आया है, बल्कि ये एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक योजना की नाकामी को दिखाता है, एक सिस्टेमिक फेलियर। अब आते हैं उस सवाल पे जो आज लाखों घर पूछ रहे हैं कि ये सब कब खत्म होगा, गैस वापस कब आएगी? सच कहूं तो समाधान बहुत मुश्किल है। अभी कोई भी आसान या तुरंत मिलने वाला रास्ता तो नहीं दिख रहा है। हर विकल्प में अपनी अपनी चुनौतियां और अनिश्चितताएं हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इस कमी को दूर होने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। ये आने वाले कुछ महीनों की एक मुश्किल हकीकत है। ठीक है, बड़ी तस्वीर भले ही हमारे कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जो इस मुश्किल समय में थोड़ी राहत दे सकते हैं। यहाँ 4 ठोस कदम हैं। इंडक्शन कुकर एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर बिजली ठीक रहती है तो। अगर मुमकिन हो तो पाइप्ड गैस के लिए रजिस्टर करें। काला बाजारी की शिकायत जरूर करें। और सबसे जरूरी, घबराहट में खरीदारी से बचें, क्योंकि इससे सबकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन दुखद सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण भारत में, जहां बिजली का कोई भरोसा नहीं, ये समाधान भी उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं। जिन महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिली थी, वो आज वापस उसी तरफ जाने को मजबूर हो रही हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दूरदर्शिता की कमी होती है, जब योजनाएं फेल होती हैं, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है?